Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वेपर प्रेशर, निम्न में किसका वाष्प दबाव न्यूनतम होगा। देखिए आपसे यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो लोएस्ट बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आप बोलते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दबाव में आपेक्षिक अवनमन, जो कि ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्य गुणधर्म है। जो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या फिर क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है, जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पर बात करें वेपर प्रेशर की या वाष्प दबाव की बात करें तो सबसे कम जो होगा वो होगा जिसका अणुसंख्य गुणधर्म यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि RLVP जो होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो सबसे ज़्यादा किसका है। तो तुमको समझ में आ रहा है कि ये अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी कि अणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, यानी वैसे वैसे RLVP का मान बढ़ेगा। यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दबाव में अवनमन बढ़ेगा तो वैसे वैसे वाष्प दबाव जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलो भैया देख लेते हैं कि कहाँ पर अणुओं की संख्या ज़्यादा हो रही है वहीं पे वाष्प दबाव हमें कम मिलेगा, ये वेपर प्रेशर कम मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तीनों की, चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो आपको सेम दी गई है, 0.1 मोलर दी गई है। तो अब इसका मतलब है जितने आयन मिलेंगे उस हिसाब से हम इसको देख लेंगे। तो देखो BaCl2 को अगर तुम ब्रेक करते हो तो BaCl2 कैसा आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है, और ये Ba2+ में और +2Cl- में ब्रेक होगा और ये क्या करेगा, 3 आयन बनाएगा, 3 आयन्स बनाएगा। फिनॉल की बात करते हो तो फिनॉल वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। सुक्रोज की बात करते हो तो सुक्रोज जो होगा वो ब्रेक नहीं होगा, बात समझिए ना, सुक्रोज भी टूटेगा नहीं और पूरा का पूरा रहेगा, यानी कि एक रहेगा। सोडियम क्लोराइड की अगर बात करते हो तो सोडियम क्लोराइड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, Na+ में और Cl- में, तो यहाँ पर 2 आयन मिलेंगे। अब मेरे को ये बता दो कि आयन सबसे ज़्यादा तुम्हें कहाँ पर मिल रहे हैं, तो तुम बोलोगे सर हमको BaCl2 में मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 3 आयन मिल रहे हैं, उसके बाद में NaCl में 2 आयन मिल रहे हैं, और उसके बाद में फिनॉल और सुक्रोज इनका एक ही जैसा वेपर प्रेशर होगा। क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, संख्या पे डिपेंड करता है। ठीक, तो अब इसका मतलब है कि सबसे कम किसका होगा, तो भाई जिसके आयन ज़्यादा उसका सबसे कम, तो सबसे कम होगा A का, तो आंसर A करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। देखिए आपसे बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये बोल रहा है क्या, एक टर्म यूज कर रहा है, कौन सा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है ना। अब देखिए आपको एक बात ये मालूम है कि ये एक्चुअल में क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअल में क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। और जब अणुसंख्य गुणधर्म है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन बढ़ेगा, ठीक है ना, तो उसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या देखना, हमें ये देखना है कि भाई अणुओं की संख्या कहाँ पर हमें ज़्यादा मिल रही है। ठीक है ना, जलीय विलयन है, आयन बनाएगा, देखे भैया आयन कहाँ मिलते हैं ज़्यादा, जहाँ आयन ज़्यादा मिल जाएंगे वहीं पर क्वथनांक ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए पहले 1% ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है वैसे का वैसा रहता है और ये टूटता नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो मतलब कि पूरा का पूरा अणु में हमको यहाँ पर मिलेगा। यानी कि अगर हम इसमें अणुओं की बात करें तो 1 मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो NaCl टूट जाएगा किसमें, Na+ में और Cl- में, तो यहाँ पर हमको डिसोसिएशन के बाद में 2 आयन मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें CaCl2 में तो यहाँ पर Ca2+ में टूटेगा और 2Cl- में टूटेगा, तो यहाँ पर हमें डिसोसिएशन के बाद कितने मिल जाएंगे, 3 आयन मिल जाएंगे। सुक्रोज टूटता नहीं है, यह भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पूरे का पूरा मिलेगा। तो भाई अणुओं की संख्या ज़्यादा कहाँ पर मिल रही है, तो अणुओं की संख्या ज़्यादा हमको मिल रही है तीसरे में, सी में।
अगर अणुओं की संख्या ज़्यादा मिलेगी तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंघ गुणधर्म बढ़ेगा, यानी क्वथनांक में उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इसका सी का आंसर, सी करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb, किस सूत्र द्वारा मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना की जा सकती है। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से 3 ऑप्शन में है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है। अच्छा, आपसे कह रहे हैं कि भाई Kb की कैलकुलेशन की जा सकती है, तो यहां पर देखिए 2 चीजें दी गई हैं, एक तो आपको कैपिटल W दिया, एक स्मॉल w दिया। कैपिटल W क्या है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है, और स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि यहां पर हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में, और यहां पर हो जाएगा विलायक का भार ग्राम में। सही, तो चलो पहले एक काम करते हैं कि फॉर्मूला देखते हो फिर इसको रिलेट कर लेते हो। तो देखो आपको याद आ रहा है कि आप लिखते हो फॉर्मूला डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। यहाँ पर मैंने आई हटा दिया क्योंकि आई से रिलेटेड कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर बन रहेगी। ठीक है, तो आई केबी इंटू एम होता है, तो जनरली आई मैंने यहाँ पर हटा दिया। अब ये एम क्या है, एम जो है वो मोलैलिटी है, ये मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन है, यानी क्या है कि विलयन की मोललता है, विलयन की मोललता है। तो भाई इसको क्या लिखते हैं आप, अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा क्या, Kb इंटू ये हो जाएगा स्मॉल w यानी कि वेट ऑफ सल्यूट यानी कि विलेय का भार, गुणे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा विलेय का अणुभार। ठीक है ना, और गुणे क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा विलायक का भार ग्राम में। ठीक है, तो विलायक का भार ग्राम में जो होगा वो कैपिटल W से हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, चलो भाई अब एक बार जरा यहाँ पर देखना, मैं ये हो गया क्या, डेल्टा टीबी हो गया, सही है ना। अब आपको Kb की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये सारा का सारा पोर्शन इधर साइड आएगा। तो चलो भाई जरा बना लो इसको, तो ये हो जाएगा क्या, Kb इक्वल टू तुम्हारे पास हो जाएगा डेल्टा टीबी इंटू एम इंटू कैपिटल W बाय हो जाएगा 1000 इंटू स्मॉल w। ये Kb का फॉर्मूला है, इससे आप चेक कर लो कि कौन सा सही हो जाएगा। तो जरा पहला चेक करते हैं, तो इसमें m इंटू डेल्टा बी इंटू कैपिटल W बाई 1000 इंटू स्मॉल w। ठीक है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी आंसर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। बाकी का देखो तो 1000 इंटू डेल्टा टी भी 1000 ऊपर दिया है, यहाँ पर भी 1000 ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अणु संघ के गुणधर्म नहीं है। नहीं है को तो पहले क्लिक करेंगे क्योंकि है पे सबसे पहले माइंड जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर पे सबसे पहले जाता है, मतलब कि है पे पहले जाएगा, नहीं पे नहीं जाता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहला है पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, दूसरा है पराशरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा है बाष्प दाब अवनमन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और चौथा जो है वो है हिमांक में अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, अणुओं की संख्या पे डिपेंड करती है, यानी कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर ये डिपेंड करती है और उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है कि उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है और उनकी संख्या पर निर्भर करती है, अणुओं की संख्या पे। तो अगर हम देखें तो पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करते हैं तो पृष्ठ तनाव जो होता है प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जो नहीं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो आंसर यही वाला होगा। बाकी पराशरण दाब है, बाष्प दाब अवनमन है, और हिमांक में अवनमन यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करते हैं और उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इस तरह से आंसर ए करेक्ट आंसर होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिमांक अवनमन का सीधा समानुपात प्रदर्शित करता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बिलियन के मोलन्स, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिलियन की मोलरता, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बिलियन की मोललता, एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक की मोललता। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो आपको याद आ रहा है कि इसका फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल टू आई KF इंटू एम। ठीक है ना, अब यहाँ पर आई जो होता है वो क्या है, वो जो है आपको समझ में आता है कि ये वेंट ऑफ फैक्टर है। KF क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, KF जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, अब M क्या है, M जो है वो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है।
यानी कि विलयन की मोललता। तो अब एक बात समझिए, अगर मैं किसी पर्टिकुलर विलायक की मैं किसी पर्टिकुलर विलेय की बात करूं, यानी कि सॉल्यूट की बात करूं, तो उसका आई जो होगा वो फिक्स हो जाएगा, केएफ जो है वो तो कांस्टेंट है ही ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल्टा टीएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, स्मॉल एम के, यानी कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के, यानी विलयन की मोललता के समानुपाती हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो यहां पर मेरे पास सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज, 1 मोलर जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होगा। तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए आपको 1, 1.8, 18 एंड 0.018। ठीक, चलो भाई देखते हैं। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ कि अगर मैं 1 मोलर जलीय विलयन की बात करूं, अगर मैं 1 मोलर जलीय विलयन की बात करूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है ना, यानी अगर मैं बात करता हूं कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं तो इट मींस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, सही। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मुझे विलेय के मोल यानी कि सॉल्यूट के मोल तो दे दिए, यानी मुझे WB की वैल्यू दे दी कितनी, मुझे NB की वैल्यू दे दी कितनी, 1। पूछ क्या रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही पूछ रहा है। इसका मतलब है XB की वैल्यू पूछ रहा है। तो XB इक्वल टू क्या होगा, NB अपॉन NB प्लस NA। ठीक है ना। अब NB की वैल्यू तो 1 हमको पता चल गई कि भाई जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय के मोल जो है वो कितने, 1 है। Na क्या है, Na जो है वो विलायक के मोल है। Na क्या है, विलायक के मोल है, यानी Na इक्वल टू हो जाएगा क्या, WA बाई क्या हो जाएगा, Ma। ठीक है ना। मोल अगर मैं विलायक के मोल यानी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट और बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो 1000 दिया भाई, 1000 ग्राम पानी में घोला गया। मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो H2O का जरा मॉलिक्यूलर वेट ले लो। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। टोटल कितना हो, 18 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 18। अगर आप 1000/18 डिवाइड करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो ये वैल्यू आती है 55.55 ऐसे आती है। तो ये 55.55 मोल हो गया। तो यानी कि अब आप यहाँ पर वैल्यू को रख देंगे। NB की वैल्यू कितनी, 1 है, अपॉन 1 प्लस क्या आ जाएगी, 55.5। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/56.5। ठीक है ना। 55.5 प्लस 1 यानी 56.5। जब हम इसको कैलकुलेट करके लाते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.0179, कुछ इस तरह से वैल्यू आती है। यानी कि हम इस वैल्यू को लिख देंगे 0.018। ठीक है ना। तो 0.018 यानी कि डी आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे करेंगे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इफ 90% वेट बाय वेट एथेनॉल इज प्रेजेंटेड स्प्रिट सैंपल। स्प्रिट के एक नमूने में एथेनॉल 90% वेट बाय वेट है, एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा। और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 0.779, 0.719, 0.732 और 0.831। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास स्प्लिट सैंपल है हम इसको कंसीडर करते हुए ये चलेंगे कि इसमें जो है वो क्या है, वाटर है। और हम यहाँ पर सैंपल जो ले रहे हैं उस सैंपल में हम वाटर को सॉल्वेंट की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या दे रहा है, आपको दे रहा है कि 90% वेट बाई वेट आपके पास एथेनॉल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 90 ग्राम जो है वो एथेनॉल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे कहूं कि 90% भार में 90% जो है वो इथेनॉल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम विलयन में 90 ग्राम इथेनॉल है। बस में ना, तो 100 ग्राम विलयन में 90 ग्राम क्या है, इथेनॉल है। तो इसका मतलब है कि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम निकालें, अगर हम विलायक का भार निकालें, विलायक का भार, तो ये हो जाएगा क्या, विलयन का भार और माइनस हो जाएगा विलेय का भार। ठीक है ना। तो विलेन का भार कितना, 100 ग्राम है, माइनस विलेय का भार 90 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम जो होगा वो आपको मिल जाएगा क्या, जल विलायक मिल जाएगा। ठीक है भाई।
तो अब हमको समझ में आएगा कि हमको वेग तो पता चल गया किसका, सल्यूट का। हमें विलय का भार पता चल गया WB, और हमें विलायक का भार भी पता चल गया WA। अच्छा, विलय का अणुभार अगर हम निकाल लें तो हमने यहाँ पर MB निकाला। MB किसका निकालना है, एथेनॉल का। एथेनॉल का सूत्र बताओ भाई, तो ये हो जाएगा C2H5OH। चलो भाई जरा देख लो इसका, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, टोटल 6 हैं। हाइड्रोजन कितने, 6 हैं, और उसका परमाणु भार कितना, 1 है। ऑक्सीजन कितना, 1 है, और परमाणु भार कितना है, 16 है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 24 प्लस 6 हो जाएगा प्लस 16, यानी कि ये 30 प्लस 16 यानी कि 46 ग्राम पर मोल। तो तुम्हारे पास ये आ गया, तो 46 ग्राम पर मोल जो होगा, यानी कि एथेनॉल का अणुभार आ गया 46। चलो भाई जल का पता कर लो, तो जल का जो है वो आपको समझ में आ रहा है किसका, जल में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन कितना, 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, टोटल कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल ये आ गया। तो ये हमें पता चल गया 18 ग्राम पर मोल। अब हमको क्या पता करना है, हमें मोल फ्रैक्शन पता करना, मोल प्रभाज पता करना है। तो देखो भैया, मोल प्रभाज XB पता करना है। हमने यहाँ पर इथेनॉल को क्या माना है, विलय माना है, B से रिप्रेजेंट किया, तो XB बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NB/Na प्लस NB। XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB/Na प्लस NB, यानी कि मोल जो होंगे उनके मोलों का रेशियो जो होगा, मोल प्रभाज होगा। तो चलो भैया पहले मोल ले लो, तो चलो यहाँ पर मोल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो NB इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB/MB। भाई मोल जो होता है वो क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो चलो भाई देख लो, वेट कितना है, इथेनॉल का वेट कितना है, 90 ग्राम है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो 46 ग्राम है। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करके लाओगे तो ये वैल्यू आती है लगभग 1.95 आती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 1.95 आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद जब हम दूसरे को कैलकुलेट करेंगे, इसको हमने कैलकुलेट किया किसको, Na को, तो Na जब हमने कैलकुलेट किया तो ये WA बाई क्या हो जाएगा, Ma। WA कितना है, 10 ग्राम है, वेट कितना है, जल का कितना है, 10 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.555 ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। तो 0.555 ये ऐसे आ जाएगी। तो ठीक है, अब हमको मोल पता चल गया किसके, NB के। तो NB के मोल कितने, 1.95, बटे ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू आ रही है 1.95 और प्लस आ जाएगी 0.55। तो ये हो जाएगा कितना, 1.95 बटे कितना हो जाएगा, डिवाइड कितना हो जाएगा, तो देखो ये 5 प्लस 5 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 10 हो गया, 10 और प्लस 5 15 हो गया, तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये वैल्यू आती है 0.78, ठीक है ना। 1.95 डिवाइड बाई 2.5 जो आता है वो कितना आता है, 0.78 आता है। तो इसका मतलब आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इज, 0.2 मोलर H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए ये सीधा सीधा मोलरता के फॉर्मूले से, यानी मोलैरिटी फॉर्मूले से है, तो हम उसको देखते हैं और उससे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए मोलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि मोलरता बराबर जो होता है वो होता है विलय का ग्राम में भार बटे विलय का अणुभार गुणे विलयन का लीटर में आयतन। इसको मैं मान लो WB कह दूं, इसको मैं MB कह दे रहा हूं, और इसको मैं V कह दे रहा हूं, ठीक है ना। तो मुझे पता क्या करना है, मुझे करना है ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर करना है, तो ग्राम पर लीटर मेरे कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसका मतलब W/V मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर W/V मुझे कैलकुलेट करना है तो MB इधर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास M जो फॉर्मूला था वो एक्चुअल में क्या था, WB/MB इंटू V इन लीटर, ठीक है ना। मुझे ये पता करना है क्या, WB/V, तो ये हो जाएगा M इंटू MB। चलो भैया मोलैरिटी कितनी दी गई, मोलरता कितनी दी गई, 0.2,
इंटू एम बी। H2SO4 का अणुभार जरा पता करो। तो चलो भाई पता करते हैं। H2SO4 का अणुभार, देखो भाई मॉलिक्यूलर मास पता कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, प्लस सल्फर कितना है? 1 है, इसका एटॉमिक मास कितना है? 32, प्लस ऑक्सीजन कितना? 4 है, एटॉमिक मास कितना है? 16। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल ये वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो ये क्या आती है? 98 ग्राम पर मोल आती है। तो ये वैल्यू आपने रख दी कितनी? 98, और ये वैल्यू आ जाएगा 19.6 आ जाएगा ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम जो आपको ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ मिलेगी, या जो सांद्रता आपको यहाँ पर मिलेगी, बात समझे ना। हम इसको कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ भी कहते हैं। हम यहाँ पर कंसंट्रेशन भी टर्म यूज करते हैं और स्ट्रेंथ भी यूज करते हैं, ठीक है ना। वो आपको मिलेगी 19.6, यानी आंसर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी ये क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.56, 5.556, 0.18 और 0.018 दिया हुआ है। यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर कोई सॉल्यूट आपको नहीं दिया गया, बल्कि शुद्ध और पवित्र जल दिया गया है। आपको क्या दिया है? प्योर वाटर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सॉल्वेंट जो है, यानी कि जो विलायक है, ये भी जल है, और यहाँ पर सॉल्यूट जो है यानी कि विलेय जो है वो भी जल है, और जल है तो कल है। तो चलो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर मैं मोलरता की डेफिनेशन लिखता हूँ, अभी मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, तो वो ये होती है कि 1 मोल विलेय को 1 लीटर विलयन में घोला गया। मीन्स मोलैरिटी जो होता है इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल, मतलब कि मोल विलेय को जो होगा वो 1 लीटर बिलियन में घोलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। मतलब कि विलेय के मोल जो कि 1 लीटर बिलियन में घोलेगा वो उसकी मोलरता है। अगर 1 मोल घोला गया तो 1 मोलर होगा, 2 मोल घोलेगा 2 मोलर होगा, इस तरह से हो जाए। चलो भाई मोल मैंने कहा भाई किसके? सॉल्यूट के, विलेय के मोल। तो विलेय है क्या? विलेय जल है। विलयन क्या है? विलयन भी जल है। इसका मतलब विलयन का आयतन तो हमें 1 लीटर दे दिया गया है। इन्होंने विलयन का आयतन तो हमें दे दिया कितना? 1 लीटर दे दिया। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विलेय के मोल नहीं दिए। तो कैसे निकालें भाई? हमें विलयन का आयतन दिया है, विलयन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो किसके इक्वल है? ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल, यानी जल के इक्वल। कितना है? 1 लीटर है। 1 लीटर मतलब कितना? 1000 ml, ठीक। अब वाटर की हम यहाँ पे डेंसिटी से निकालेंगे, जल के घनत्व से इसको निकालेंगे। तुमको पता है कि जल का घनत्व जो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है? 1 ग्राम पर ml होता है। 1 ग्राम पर ml होता है। इसका मतलब कि 1 ml का वेट अगर आप ले रहे हो तो 1 ग्राम आएगा। तो भैया 1000 ml का अगर हम वेट लेंगे तो 1000 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर यह पता चल गया कि जल का हमने वेट कितना लिया है? 1000 ग्राम लिया। अगर 1000 ग्राम जल का वेट लिया है तो जल के मोल हमारे पास आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? वेट बाई क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है? 1000 है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 है। जल का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 है। ये वैल्यू 1000/18 अगर आप लाते हो तो ये वैल्यू 55.55 आती है, समझ रहे ना। यानी यहाँ पर हमें जल के मोल जो पता चल गए वो कितने मिल गए? 55.55। चलो भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। चलो भाई बताओ विलेय के मोलों की संख्या यानी जल के मोलों की संख्या कितनी है? तो 55.55। जल का लीटर में आयतन मतलब विलयन का लीटर में आयतन कितना है? तो 1 लीटर, यानी आंसर आ गया कितना है? 55.55 मोलर, ठीक है ना। तो जल की मोलरता जो आएगी वो ये आ जाएगी, ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 55.5555 ऐसे करके आता है, तो यहाँ पर 55.56 इन्होंने लिख दिया, ठीक है। तो आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है आपको? व्हाट हैपेंस व्हेन राइट ओनली केमिकल रिएक्शंस। क्या दिया हुआ है कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया फेरस सल्फेट से होती है। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद फेरस सल्फेट।
देखिए आप लोगों को एक बात ये मालूम है कि जो एसिडिक K2Cr2O7 होता है, एसिडिक K2Cr2O7 जो होता है ये एक्चुअल में क्या है, ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। अच्छा ये ऑक्सीकारक है तो इसका काम क्या है, तो इसका काम जो है वो ऑक्सीडेशन करना है। इसका काम है ऑक्सीडेशन करना, यानी कि ऑक्सीकरण करना। तो ऑक्सीकरण में क्या करेगा, ऑक्सीकरण में ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो बढ़ा देगा। चलो भाई ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि जरा K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, तो चलो निकाल लेते हैं। तो पोटेशियम की कितनी होती है, +1। पोटेशियम कितनी है, 2 है। प्लस Cr की आपको निकालनी है तो कितनी है, 2 है, और इसकी x मान लिया। प्लस ऑक्सीजन जो है वो कितने, 7 है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। और टोटल इस पर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, कोई इसमें चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है ना। तो यहां से अगर ये हो जाएगा 2 + 2x - 14 = 0, तो यहां पर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो +6 आ जाएगी। भाई देखो ये हो जाएगा क्या, 2x - 12 = 0 हो जाएगा ना। तो 2x = हो जाएगा 12 और x की वैल्यू 6 आ गई, यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +6 है। ठीक है। अच्छा फेरस सल्फेट में कितनी होती है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो FeSO4 में आयरन की अगर आप सोचो तो सल्फेट में कितना चार्ज होता है, 2-। इसका मतलब है कि आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अच्छा तो अब जरा देखो कि K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, फेरस सल्फेट के साथ, यानी फेरस सल्फेट की ऑक्सीडेशन नंबर यानी पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। तो बढ़ा देगा तो कितना कर देगा, तो कर देगा +3। इसका मतलब है कि फेरस जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, फेरिक में। फेरस जो होगा वो चेंज किसमें हो जाएगा, फेरिक में बदल जाएगा। तो जब ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा तो सेल्फ क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो क्रोमियम जो होता है वो क्या आता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, खुद से अपचयित होकर इसका सेल्फ रिडक्शन हो जाता है। भाई कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और सेल्फ रिड्यूस होता है। कोई भी ऑक्सीकारक होता है वो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है और खुद अपचयित हो जाता है। तो यहाँ पर अपचयन होने का मतलब ये कि प्लस चार्ज घटना, तो इसका +6 से +3 हो जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट मेन है। अब चलिए हम रिएक्शन को देख लेते हैं। तो देखो होता क्या है कि जैसे ही तुम क्या करते हो, K2Cr2O7 की रिएक्शन करते हो H2SO4 के साथ, तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है K2SO4 बनाता है, और प्लस बनाता है क्या है, Cr2SO4 होल थ्राइस, और प्लस बनाता क्या है, वाटर बनाता है, और प्लस यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नवजात ऑक्सीजन। तो ये नवजात ऑक्सीजन बनाता है, या हम इसको कहते हैं क्या, नेसेंट ऑक्सीजन। यही जो होता है वो आगे जाके ऑक्सीकरण करता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिएक्शन को जरा हम बैलेंस करें तो बैलेंस करने पर हम यहाँ पर 4H2SO4 कर देंगे, यहाँ पर 4H2O कर देंगे, और यहाँ पर हम 3 जो है O कर देंगे। रिएक्शन को बैलेंस करके देख लेना, ये हो जाएगा। अब ये रिएक्शन जो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, किसमें करता है, एसिडिक मीडियम में। ठीक है ना। और यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम में इसने रिएक्शन किया, तो रिएक्शन करने पर ये बना देता है क्या है, फेरिक सल्फेट बनाएगा। तो Fe2SO4 होल थ्राइस, भाई फेरस से बन जाएगा क्या, फेरिक बन जाएगा। तो Fe2SO4 होल थ्राइस बन जाएगा, और प्लस जो होगा वो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है ना। रिएक्शन को आप देख लेना, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। Fe2SO4 कितने हैं, होल थ्राइस, और यहाँ से H2O बना। ठीक, अच्छा बट आप यहाँ पर देखो तो इस रिएक्शन में क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन जो है, नवजात ऑक्सीजन जो है वो अभिक्रिया के बीच में बना है, और जब अभिक्रिया के बीच में बना है तो इसको कैंसिल आउट होना पड़ेगा। भाई ये अभिक्रिया में बना और फिर उसके बाद ये अभिक्रिया भी तो अभिक्रिया के बीच में बना ना, तो इसको कैंसिल होना पड़ेगा। तो कैंसिल होने के लिए कितने ये हैं, 3 हैं, तो हम इस पूरी अभिक्रिया को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 3O हो गया, बस में 3O हो गया, तो यहाँ से ये O और ये O जो है वो कैंसिल आउट हो गए। अब हम पूरी की पूरी अभिक्रिया को लिख लेंगे। ठीक है ना। तो पूरी अभिक्रिया मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ। ऊपर में कोई मल्टीप्लाई किया तुमने, नहीं किया, तो चलो भैया इसको लिखो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, K2Cr2O7 प्लस क्या हो जाएगा, अब H2SO4 जरा देखो, H2SO4 में कितने हो गए, तो 4 तो देखो H2SO4 यहाँ पर है, और 3 तुमको यहाँ पर मिल गए। ठीक है ना। तो टोटल कितने मिल गए, 7। तो 7 H2SO4 हो गया, प्लस रिएक्टेंट की साइड में और कौन है, तो यहाँ पर FeSO4 है। तो FeSO4 कितने हैं, 3 2 जा 6, तो 6 FeSO4 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इधर का पूरा पोर्शन खत्म हो गया, K2Cr2O7 आ गया, H2SO4 मिला के आ गया। ठीक है, FeSO4 भी आ गया। अब ये पूरा पोर्शन खत्म, प्रोडक्ट में आओ। प्रोडक्ट में K2SO4 है पहले आपके,
फिर इसके बाद में Cr2SO4 होल थ्राइस है, ठीक है ना। उसके बाद देखो Fe2SO4 होल थ्राइस कितने हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा 3 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2 कितने, 3 तो यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, टोटल कितने हो गए 7 प्लस 7 H2O हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो होगी वो ऐड करने के बाद आ जाएगी। इस तरह से हम इस अभिक्रिया को लिख देंगे और ये हमारी केमिकल इक्वेशन होगी। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन राइट ऑन द केमिकल रिएक्शन इथाइलिन रिएक्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट इन बेसिक मीडियम। क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया एथिलीन से होती है। देखिए अगर क्षारीय माध्यम में हम पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया कराते हैं तो हम यहाँ पर एक नाम और भी देते हैं, कोल्ड डाइल्यूट बेसिक या एल्कलाइन KMnO4, और इसका नाम एक होता है बेयर्स रीजेंट। हम इसको क्या नाम देते हैं, बेयर्स रीजेंट नाम देते हैं, बेयर्स अभिकर्मक नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है वो बेयर अभिकर्मक भी कहलाता है, ठीक है। क्या होता है तो ये KMnO4 तुमको समझ में आता है कि क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऑक्सीकारक है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये कैसा है, ऑक्सीकारक है। तो ये क्या करेगा, इथाइलिन से अभिक्रिया करेगा और इसको चेंज कर देगा इथाइलिन ग्लाइकॉल में। कैसे अभिक्रिया होगी चलो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, KMnO4 लिया और KMnO4 जो होता है वो एक्वस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, मतलब बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद में ये क्या बनाएगा, ये बनाता है क्या है, MnO2 बनाता है और प्लस KOH बनाता है और प्लस यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। क्या बनता है, ये नवजात ऑक्सीजन है, ये यही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ऑक्सीकरण के लिए। तो ये नवजात ऑक्सीजन है, यहाँ हम इसको इंग्लिश में नाम देते हैं तो ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है ना। यही ऑक्सीकरण के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक उत्तरदायी होती है। अब बनेगा क्या, तो देखिए यहाँ पर जो होता है इसमें ऑक्सीकरण संख्या अगर हम पता करें KMnO4 की, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या पता करें तो देखो पोटेशियम की तो +1 होती है, प्लस Mn की हमने x मान ली, प्लस 4 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 और पूरे पे कोई चार्ज नहीं है यानी इक्वल टू 0 हो गया। यानी ये 1 + x - 8 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा +7। यानी यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +7। चलो भैया यहाँ बताओ मैग्नीज डाइऑक्साइड में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो ये x हो जाएगा +2 और इसकी -2 इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा, x - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +4, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बेसिक मीडियम में यानी कि क्षारीय माध्यम में KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या में चेंज जो आता है, जो परिवर्तन आता है वो कितने का आता है, वो पर एटम, एक एटम में परिवर्तन 3 का आता है। 7 से 4 हो गया, 7 से 4 हो गया, 7 to 4 हो गया, यानी चेंज कितने का आया, 3 का आया। कर चेंज से हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये पता है कि भाई कंपाउंड क्या बनेगा, बट मैंने ये बता दिया आपको। चलो ठीक, अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में 2 KMnO4 + H2O आएगा, 2 MnO2 बनेगा और यहाँ पर 2 KOH बनेगा और +3 नेसेंट ऑक्सीजन निकलते हैं। रिएक्शन को देख लेना। अब ये ऑक्सीजन जो है वो अभिक्रिया कर जाएंगे किसके साथ में, एथाइलिन के साथ या एथीन के साथ, ठीक है। इसके साथ अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करने के बाद ये बना देता है क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल बनाता है। तो CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल देखिए हम हर उस यौगिक को कहते हैं जहां पर क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है ना। तो हम उसको नाम दे देते क्या है, ग्लाइकॉल। ये 1,2-डाइऑल एक्चुअल में होता है। आप ये देख रहे हो कि ये 1 है और ये 2 है, तो इसका IUPAC नेम अगर आप लिखोगे तो ईथेन 1,2-डाइऑल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1,2-डाइऑल होता है और ये आपकी एथाइलिन है या एथीन है, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमको समझ में आ रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया एथिलीन से करने पर जो होता है वो इथाइलिन ग्लाइकॉल बनता है और वो इस तरह से बनता है। अब एक चीज़ जरा इसमें रह गई, यहाँ पर आप देखोगे तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ही नेसेंट ऑक्सीजन लिया है, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी फाइनल रिएक्शन को हम इधर साइड लिखेंगे। तो देखिए अभिक्रिया में क्या होगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन चूंकि अभिक्रिया के बीच में बने थे और जो बीच में बनता है वो इंटरमीडिएट होता है और इंटरमीडिएट को फाइनल अभिक्रिया में काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो हटा दिया, तो अब क्या बना जरा देख ले।
देखिए अभिक्रिया को लिखो जरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2KMnO4, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, प्लस अब आ गया तुम्हारे पास में ये देखो, इसको पहले लिख लो एथीन को। एथीन कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अच्छा अब आ जाओ जल, जल भाई कितने हैं, तो 3 जल तो यहाँ पर है और 1 जल यहाँ पर है, जल है तो कल है, तो टोटल कितने जल हो गए, 4, 4H2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये इस अभिक्रिया में आगे क्या चेंज, आगे क्या आएगा, अब यहाँ से देखिए सब खत्म हो गया, 2KMnO4 इधर साइड खत्म हो गए, जल भी खत्म हो गया और ये भी खत्म, अब हम इधर साइड, तो अब क्या आएगा, 2MnO2 आएगा, तो पहले तो ये आ जाएगा 2MnO2 प्लस KOH कितने हैं, तो 2KOH हो जाएगा, ठीक है, और प्लस तुम्हारा इथाइलिन ग्लाइकॉल बन गया, कितने बन गए, तो 3 बन गए, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस अभिक्रिया की फाइनल रिएक्शन लिख देंगे।